हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 42, जिसमें हम जनरल नॉलेज के हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मौर्यन डायनेस्टी से सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं, और साथ में जो है पॉलिटी के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मालूम है कि जो हमीरपुर बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं पॉलिटी से ही पूछ लिए जाते हैं, तो इनको कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर जीके के ऊपर भी आप लेक्चर लेके आइए, तो डेली जो है एक लेक्चर मिनिमम आपका जीके से रिलेटेड होगा और एक जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। लेकिन आज जो दोनों लेक्चर जो हैं आपको यहाँ पे जीके के देखने को ही मिल रहे हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो शाम तक जो है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी एक लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। देखो, प्राइम मिनिस्टर बनना है अगर आपको भारत का, नरेंद्र मोदी अगर आपको बनना है तो आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 साल। ठीक है, तो 25 साल जो है अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट के लिए जो है आप 35 ईयर्स के कम से कम होने चाहिए। तो प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है तो आपको 35 साल के होना पड़ेगा पहले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म। तो कितनी टर्म के लिए, कितने सालों के लिए जो है लोकसभा की एक मेंबर जो है ऑफिस को संभाल के रख सकता है? तो 5 साल। एक बार में जो उसका टेन्योर होता है 5 साल का होता है। और अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का टेन्योर होता है 6 साल का। ओके, लेकिन इसमें क्या रहता है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो होते हैं आपके राज्यसभा के वो चेंज होते हैं। ओके, तो ये फ़र्क होता है आपका लोकसभा में और राज्यसभा में। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमानेंट जो है आपका परमानेंट हाउस कौन सा है? तो याद रखना वो है आपका राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए जो है इसे परमानेंट हाउस बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ड्राफ्ट ऑफ द प्रेम्बल वाज प्रिपेयर्ड बाय। तो प्रेम्बल जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला पार्ट है ये, राइट। तो जब आपके आर्टिकल स्टार्ट होते हैं उससे पहले जो है आपको प्रेम्बल देखने को मिलेगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसका ड्राफ्ट किसने तैयार करवाया था? तो याद रखना इनका नाम था डॉक्टर, जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे ये, ठीक है, चाचा नेहरू जी। इन्होंने जो था ड्राफ्ट तैयार करवाया था प्रेम्बल का। ओके, और ये इससे रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने ये बात कही थी, तो याद रखना ये भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है। द 42nd अमेंडमेंट एडेड द वर्ड डैश इन द ओरिजिनल प्रेम्बल। देखो, जब प्रेम्बल बना था ना तो कुछ वर्ड जो थे उसमें एडअप बाद में किए गए थे। तो वो कब किए गए थे? 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 को, जब इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था। ओके, जब एमरजेंसी लगी हुई थी भारत में, उस समय जो था ये अमेंडमेंट लेके आए थे, और इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो याद रखना किसे बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? जो आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे जब जो है 42nd अमेंडमेंट हुआ था। तो याद रखना यहाँ पे सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड और यूनिटी और इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चारों के चारों वर्ड जो थे एडअप किए गए थे हमारे 42nd अमेंडमेंट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोशलिस्ट करेक्टर ऑफ द प्रेम्बल। तो सोशलिस्ट करेक्टर जो है आपके प्रेम्बल का, सोशलिस्ट वर्ड जो हमने ऐड किया था वो दर्शाता क्या है, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब होता है गाइस, स्टेट विल सिक्योर ऑल सिटीजन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है ये। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी? वो सभी सिटीजन के सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस उनको प्रोवाइड करवाएगी और उनको सिक्योर रखेगी। ओके, तो ये मतलब होता है स्टेट का। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो आपके फ्रीडम है ना, फंडामेंटल राइट, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये तो आपको करके ही जाने हैं। आपको जो है सबसे पहले जो आपके यूनियन एंड टेरिटरी आता है आर्टिकल 1 से लेके जो आपका 4 तक, फिर 5 से लेके 11 तक जो आपके सिटीजनशिप आती है, फिर जो आपका 12 से लेके आ जाता है 36 तक जो आपका 35 तक जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। देन 36 से लेके 51 तक जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाती है।
फिर 51A में जो है आपका आ जाता है क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट। तो ये जो है ये पहले 5-6 जो टर्म्स है ना, आपको ये याद रखनी है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके फंडामेंटल राइट्स याद रखना कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 35 तक के बीच में आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम याद रखना 25 से 28 के बीच में जो है आर्टिकल आपके वो राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें 14 से लेके 18 तक के जो आपके आर्टिकल होते हैं, ये राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। ओके, फिर उसके बाद आते हैं 19 से लेके 22 तक के, ये राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। याद रखना यहाँ पे राइट टू फ्रीडम की बात बोली गई है, यहाँ पे राइट टू रिलीजन के बारे में पूछा गया है, तो रिलीजन के बारे में पूछा जाएगा तो 25, 28 और फिर 23 और 24 आर्टिकल जो है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, चाइल्ड लेबर के बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, सब इसमें आता है। फिर उसके बाद 25 से 28 आपके आ जाते हैं राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड देन आपका 29 और 30 जो आर्टिकल है राइट टू एजुकेशनल राइट्स जो आपके होते हैं वो आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया। राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट है आपका, तो ये आपका लीगल राइट होता है। देखो पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था ना 31A आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था, ठीक है, पॉलिटी में, तो उसके बाद जो है इसे लीगल राइट बना दिया गया था। अब ये अंडर आर्टिकल 300A के अंदर है। ओके, आई होप आपने ये पढ़ा हुआ है, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से कवर की है तो आपको ये मालूम रहेगा। फंडामेंटल राइट्स आर एनरिच्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो फंडामेंटल राइट जो हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में रखे गए हैं, तो ये है पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 में आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 1 की बात करें तो यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की जाती है, और आर्टिकल जो आपका पार्ट 4 होता है इसमें DPSP की बात की जाती है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट 5 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल जो आपकी एग्जीक्यूटिव होती है उसके बारे में बताया जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन अ सिटीजन प्रोटेक्ट हिज फंडामेंटल राइट्स, तो मान लो अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन किया जाता है, ओके, काफ़ी बार किया जाता है, जैसे कि आपकी एमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, तब भी जो है काफ़ी फंडामेंटल राइट्स का हनन किया गया था। तो जब भी किसी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट का हनन किया जाता है तो उसके पास होती हैं रिट्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पास जो है रिट पावर होती है, तो इनका इस्तेमाल करके जो है कोई भी सिटीज़न इसका जो है केस लड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दैट इज़ योर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है इनमें से, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये जो है आपका DPSP के अंडर आता है, दैट इज़ योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बाकी ये तीनों के तीनों जो होते हैं आपके फंडामेंटल राइट। द गांधीयन प्रिंसिपल हैव बीन इनोमिनेटेड इन द, तो गांधीयन प्रिंसिपल्स याद रखना कहाँ पे दिए गए हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे DPSP के अंदर, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। ओके, और आर्टिकल ज़रूर देख लेना DPSP से जो हाँ DPSP से रिलेटेड, इसके अंदर जो गांधीयन प्रिंसिपल्स रहते हैं, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री की इन्होंने बात की थी, और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में देख लेना, इनके आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिगार्डेड एज, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फेडरल, इनफॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। ना हम इसे रिजिड बोल सकते हैं, ना हम इसे फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, ये भी याद रखना। ओके, ये दोनों है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। ओके, ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, ये दोनों की टर्म जो है आपस में ज्वाइन करके बना है। इंडिया दैट इज़ भारत शुड बी ए यूनियन ऑफ स्टेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत, ठीक है, भारत और इंडिया दो नाम दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना। और वर्डिंग कैसे दी गई है, इंडिया दैट इज़ भारत, तो ये आर्टिकल 1 में इसकी बात की गई है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो मैंने आपको बताया था पार्ट, उसके अंदर में, ठीक है, आर्टिकल 1 में ये बात कही गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद रखना हमेशा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ वहाँ पे नहीं थी। ओके, अगर यार आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं
यानी कि आपके जो आपके नियम होते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट जब आपको दिए जाते हैं तो हमारी ड्यूटी भी तो है कि हम उस पर जो है अमल करें। तो ड्यूटी के लिए जो है यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 को, जो है आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई थी। अदरवाइज जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 को, तो कितनी ऐड की गई थी? तो 10 ऐड की गई थी, याद रखना। 11th भी ऐड हुई थी, कब ऐड हुई थी? 86th अमेंडमेंट हुआ था जब, ठीक है, 86th अमेंडमेंट हुआ था, उस समय जो थी आपकी 11th ड्यूटी ऐड की गई थी। और वो 11th ड्यूटी कौन सी थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ। अब याद रखना, जो आपके राष्ट्रपति होते हैं उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है? तो इनडायरेक्टली किया जाता है। कैसे? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एक तो आपके लोकसभा के, एक राज्यसभा के। तो ये तो हो गई आपकी पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे यहाँ पे, इवन पार्लियामेंट के भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी। तो इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, सभी आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी स्टेट्स की, प्लस आपके लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स, कौन से? इलेक्टेड मेंबर्स। प्लस यहाँ पे देखिए, प्लस बोल रहा हूँ मैं, यूनियन टेरिटरी दिल्ली की प्लस आपकी पुडुचेरी, ये दोनों, ये भी पार्टिसिपेट करती हैं, राइट। तो याद रखना, ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं हमारे इलेक्शन में, कौन से? प्रेसिडेंट के। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं वो पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करती। आप मुझे बताएंगे कि भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कितनी हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम जो है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो थी, टीपू सुल्तान और किसके बीच में साइन की गई थी? तो याद रखना, ये जो आपके कॉर्नवालिस थे और टीपू सुल्तान के बीच में ये साइन की गई थी। नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त मौर्य वाज एन एर्डेंट फॉलोअर ऑफ। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसका फॉलोअर बने थे बाद में? तो ये जैनिज्म को इन्होंने अडॉप्ट किया था, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु, याद रखना, भद्रबाहु जो थे इनके गुरु थे। उपनिषद क्या है दोस्तों? उपनिषद जो है ये हिंदू फिलोसफी से रिलेटेड है, अ सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काफ़ी बार जो है वैदिक लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे मैंने लेक्चर ले लिया है, आपको आई बटन पे जो है इस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा वैदिक लिटरेचर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब फॉट की गई थी, कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, ओके। और याद रखना, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये आपका मेडिवल से लिया गया है, हालांकि मेडिवल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए जो है इस वीडियो में मैंने 3 से 4 क्वेश्चन मेडिवल से डाले हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी, देखो फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी फाउट की गई थी 1757 में, यानी कि 1757 को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी। अब मौर्यन डायनेस्टी जब थी उसके बाद में कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था मगध पर? ठीक है, किसने किया था? शुंग डायनेस्टी आई थी, और इसके जो फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो इन्होंने जो है शुंग डायनेस्टी की खोज की थी, और ये मौर्यन डायनेस्टी के बाद आती है। मौर्यन डायनेस्टी के पहले कौन सी थी? नंद डायनेस्टी थी, और इनके लास्ट रूलर कौन थे? धनानंद, जिनको जो था मौर्य, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एसोसिएटेड। तो इनमें से कौन से लर्निंग सेंटर से जो है आपके चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य भी बोलते हैं, वो एसोसिएटेड थे। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे शिक्षक थे, और ये जो थे रिलेटेड थे आपके तक्षशिला से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दैट इज योर ए। The decline of Nandas at the hands of Kautilya and the Chandragupta Maurya has been vividly portrayed in the Sanskrit play written by Kalidas. तो जब नंदा जो थे डिक्लाइन हुआ था किनके द्वारा? कौटिल्य और चंद्रगुप्त के द्वारा, ओके। लेकिन इसके बारे में जो है कालिदास ने किस बुक में लिखा है अपनी? तो यहाँ पे ये आपको बुक का नाम बताना है, या फिर प्ले, उस संस्कृत प्ले का नाम बताना है।
तो ये इसका राइट आंसर है मालविका मित्रम। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम में जो है यहाँ पे कालिदासा के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। और इसमें जो है आपके नंद डायनेस्टी का डिक्लाइन कैसे हुआ था उसके बारे में बताया गया है। हु इज़ द कॉल्ड द सेकंड अशोक, सेकंड अशोक किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? कनिष्क को। ठीक है, सेकंड अशोक कहा जाता है कनिष्क को। कनिष्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो आपके कुषाण किंग हुआ करते थे ये, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे और इनको सेकंड अशोक भी बोला जाता था। ये भी जो थे बुद्धिज़्म को इन्होंने फॉलो किया था, जैसे कि अशोक ने भी कलिंगा वार के बाद में जो है बुद्धिज़्म को अपना लिया था, उसी तरह जो है इन्होंने भी बुद्धिज़्म को लास्ट में अपना लिया था। और कनिष्का वन जो थे एंड इट वाज अ ग्रेट एम्परर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी एंड द सेकंड सेंचुरी। याद रखना ये सेकंड सेंचुरी में थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ही इज़ फेमस फॉर मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स। हु वॉज द ऑथर ऑफ कदम्बरी, अ ग्रेट रोमांटिक प्ले। तो कदम्बरी किसने लिखी है? तो याद रखना कदम्बरी जो है ये बाण भट्ट ने लिखी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड। इस तरह से जो है वन बाय वन हम सारी डायनेस्टीज कवर कर लेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं था? तो इसका राइट आंसर है अजातशत्रु। ओके, अजातशत्रु है ये जो था आपका हर्यंक वंश का था। ओके, हर्यंक वंश से ये बिलोंग करते थे, लेकिन जो ये सारे के सारे जो हैं ये मौर्यन डायनेस्टी से थे। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज़्म। तो अशोका को किसने जो था जो किया था कि आप बुद्धिज़्म को फॉलो करें? तो इनके जो गुरु हुआ थे वो थे उपगुप्त, उन्हें बोला जाता है उपगुप्त। अशोक के गुरु थे उपगुप्त और याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे गुरु भद्रबाहु थे। द नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट। देखो जो ग्रीक एम्बेसडर आया था मौर्यन कोर्ट में, या आप ये बोल सकते हो कि ऐसा कौन ग्रीक एम्बेसडर था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था? तो ये था मेगास्थनीस। ठीक है, मेगास्थनीस जो था ये ग्रीक एम्बेसडर मौर्य के टाइम पे आया था और इसने एक फेमस बुक लिखी है, आपको शायद मालूम होगा, इंडिका नाम की। काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। तो इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीस ने। बिंदुसार वाज सन ऑफ, बिंदुसार किसका बेटा था? तो बिंदुसार जो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और इसका बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक इसका बेटा था। राइट। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यास। तो मौर्यन के बाद में कौन सी डायनेस्टी आती है? तो शुंग डायनेस्टी आती है। मैंने पहले बताया आपको, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी खोज की थी। ओके, तो ये थे हमारे हिस्ट्री प्लस पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। बाकी टेस्ट सीरीज पे आपका काम चल रहा है, जल्द ही आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।